हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पीजीसीआईएल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि वितरण प्रणाली में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो सब स्टेशन होते हैं उनको कौन सी लाइन जोड़ती है, क्या कहते हैं उसको, फीडर। क्या कहा जाता है, फीडर। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा ए, फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको बताना है कि इस इंसुलेटर का क्या नाम है। तो ये आपका इंसुलेटर साइकिल इंसुलेटर है। कौन सा इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए। पिन इंसुलेटर दिया है। पिन इंसुलेटर आपके 11 केवी और 33 केवी और कभी कभी 66 केवी पर भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जनरली आपका 11 केवी और 33 केवी पे ही मिल जाएगा। ठीक है। पोस्ट इंसुलेटर सब स्टेशन में उपयोग किया जाता है। ठीक है। स्ट्रेन इंसुलेटर जो होता है वह आपके जहाँ पर लाइन एंडिंग होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, और साइकिल का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो साइकिल का उपयोग लाइन एंडिंग पे और जहाँ पर जैसे कि फ्यूज वगैरह लगाना रहता है तो वहाँ पर स्ट्रेन इंसुलेटर दोनों दोनों यहाँ पर पोल के मध्य जो आर्म लगे रहते हैं, जो भुजा लगे रहते हैं, लगा करके और इनके बीच वायर के माध्यम से इनको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपका होगा साइकिल इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियमों के अनुसार, आई मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार मीडियम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेटर का प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, तो देखिए इंसुलेटर का जो चालकों के बीच प्रतिरोध होता है वो ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है। इंसुलेटर का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, वो विद्युतरोधी होता है और इंसुलेटर जो होते हैं वो बना रहता है आपका पोर्सिलिन का। ठीक है, इंसुलेटर पोर्सिलिन का बना होता है। अब यहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपके पोल है, आपने यहाँ पर इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर लगाने के बाद अगर ये मान लीजिए कि ये आपका पोल जो है ये लोहे का है, आयरन का है, अगर कंडक्टर इसमें अगर इसमें पोल कंडक्टर अगर इससे जुड़ा हुआ है, इंसुलेटर लगा देने से ये कंडक्टर में जो वोल्टेज है वह इस पोल में आने से इंसुलेटर क्या करता है, रोकता है। इंसुलेटर रोकता है। तो यह ज्यादा से ज्यादा इसका प्रतिरोध होना चाहिए जिससे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके। 1 मेगा ओम से अधिक, 1 मेगा ओम से अधिक होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, इसको इंसुलेटर का क्या नाम है, तो ये है आपका सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर क्यों, देखिए सस्पेंशन जो इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, यह आपके ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है, जैसे 132 केवी,
220 kb, 400 kb हो गया, 765 kb हो गया। यहां पर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ये सस्पेंशन। अब यहाँ पर देखिए ये छल्ले के रूप में जुड़ा हुआ है। ये जो है आपका यहाँ पर ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसमें 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंसुलेटर जो है ये पिन के माध्यम से इसको लगाया जाता है। ठीक है, पिन के माध्यम से ये यहाँ से तोड़ करके अलग किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर इंसुलेटरों की संख्या काउंट करके हम लोग वोल्टेज का पता लगाते हैं कि इसमें कितना सप्लाई है, तो वो मान लीजिए वो अलग चीज है। लेकिन सस्पेंशन इंसुलेटर जो होता है, एक सस्पेंशन इंसुलेटर आपका 11 केवी वोल्टेज को मेजर करता है। एक सस्पेंशन इंसुलेटर 11 केवी वोल्टेज को मेजर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, ये सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है? तो 415 240। यहाँ पर 415 इनपुट देते हैं और 240 जैसे घर में उपयोग किया जाता है। ये आपका डबल फेज लाइन टू लाइन वोल्टेज है और ये आपका फेज वोल्टेज है। ये क्या है? फेज वोल्टेज है ये। ठीक है, और ये आपका लाइन वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? 415 अब्लिक यहाँ पर बटे में 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट, सब सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? अनुमेय भार कौन सा होता है? तो 800 वाट का। कितने वाट का होना चाहिए? 800 वाट का। 800 वाट का होता है। ठीक है, लोड जो होता है वो सब सर्किट के लिए कितना होता है? 800 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर का नाम क्या है? इंसुलेटर का नाम क्या है? ये देखिए, इस इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यह आपका इंसुलेटर जो है यह आपको पिन टाइप की तरह दिख रहा होगा। पिन टाइप कैसा इंसुलेटर होता है? देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं। पिन टाइप आपका इंसुलेटर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर इस टाइप का होता है ये। और यहाँ पर कंडक्टर, पिन टाइप इंसुलेटर सीधी लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। 11 केवी 33 केवी, ये सीधी लाइन खींचने के लिए यहाँ पर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। अब ये आपका है, देखिए यहाँ पर ये ठीक वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये आपका सिंगल शेड, यहाँ पर आपके कटे हुए होंगे, इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है। ये सिंगल शेड पिन टाइप इंसुलेटर होता है। क्या होता है? सिंगल शेड पिन टाइप इंसुलेटर। ये जो चित्र दिया हुआ है ये सिंगल शेड पिन टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये आपका साइकिल इंसुलेटर हो गया। स्टे वायर, ये स्टे इंसुलेटर जो है, स्टे वायर जैसे खंभे, जब खंभे को लगाया जाता है तो इसके सपोर्ट में एक वायर लगाया जाता है। ठीक है, सपोर्ट में, यहाँ ग्राउंडिंग में एक वायर लगाया जाता है सपोर्ट के लिए, और यह वहीं लगाया जाता है जिससे लाइन रीडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर एक इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। इंसुलेटर किसी कारणवश अगर इस कंडक्टर में लाइट आए, इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि यहाँ पर इसमें करंट न आए। तो यहाँ पर क्या इसमें करंट होता नहीं है, लेकिन किसी कारणवश कहीं से अगर किसी कॉन्टैक्ट या संपर्क के माध्यम से अगर आ जाता है तो ये सेफ्टी के लिए लगा होता है। यह आपका स्टे इंसुलेटर होता है। क्या होता है? स्टे इंसुलेटर। ये स्टे इंसुलेटर होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में अभी मैंने बताया है, और इसके लिए कौन सा होगा? सिंगल शेड पिन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि जो एसी की तुलना में डीसी की ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कंडक्टर की क्या हो जाएगी? मोटाई। ध्यान से इसको सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन होगा स्किन इफेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे देखिए सतह पर प्रभाव, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया अगर हम बढ़ाते जाएंगे, एरिया अगर बढ़ता जाएगा तो इसकी सतह जो होगी उसका भी मान बढ़ेगा। मतलब एक तरह से क्या है, ये परिधि, इसका मान बढ़ेगा, और इस परिधि ज्यादा होगा। तो परिधि ज्यादा होने से कारण यह क्या होंगे? सतह पर आयोनाइजेशन जैसे आर्द्रता नमी का प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर वो कंडक्टर पतला होता है
तो उस पे सतह का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम से कम रखा जाता है स्किन इफेक्ट से बचाने के लिए। स्किन इफेक्ट को कम करना है तो यह कंडक्टर की मोटाई को कम किया जाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम किया जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। डीसी में क्या होता है कि आवृत्ति का मान होता है 0, डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 0। एसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। एसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। तो स्किन इफेक्ट, जैसे अगर मान लीजिए कि इसको अदरवाइज हटा दिया जाए तो आप ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे, ट्रांसमिशन लाइन में कि आपके जो कंडक्टर होते हैं ये कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं। यहाँ पर 4 कंडक्टर 4 वायर आपको दिखते होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं तो इस कंडक्टर को मिला करके एक मोटे वायर के रूप में बदल सकते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा करके इसको बना सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि यह पतले वायर के होने की वजह से, पतले वायर होने की वजह से यहाँ पर एरिया इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एरिया क्या है, ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर इसकी तुलना में इसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें इस स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा, और इसमें स्किन इफेक्ट का मान क्या हो जाता है, कम, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग कंडक्टर की क्या है, कम है इस मोटे वाले कंडक्टर की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। तो देखिए, स्टील को प्रबलित किया जाता है ACSR, ठीक है, ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, अरे सॉरी, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो यहाँ पर स्टील एक आपका यांत्रिक शक्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है, यांत्रिक शक्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एल्युमिनियम होता है वह कमज़ोर होता है, वजन भी उसका हल्का होता है और कमज़ोर होता है। तो उस कंडक्टर के, जैसे यहाँ पर अगर स्टील का वायर उपयोग किया है तो इसके चारों ओर एल्युमिनियम के वायर होते हैं और इनको ऐंठना यानी स्टैंडर्ड वायर कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर, स्टैंडर्ड मतलब ऐंठना, और उस रूप में इसको बनाया जाता है। और उससे क्या होता है, इसमें तन्यता का गुण बढ़ाने के लिए किया जाता है, वह वायर क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन के डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया रहता है। देखिए, पिन इंसुलेटर क्या होता है कि पिन इंसुलेटर, इन क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये बाहरी जो है, ये बाहर की ओर और अंदर वाले को थोड़ा ये कम क्यों बनाया जाता है, ठीक है, अंदर की ओर, और ये ऊपर जो बाहरी हिस्सा है इसको बाहर की ओर क्यों बनाया जाता है, और उसको ग्लेजिंग द्वारा, मतलब इसको लेमिनेट टाइप का, ये देखे होंगे कि पोर्सिलीन जो होता है वो अगर उस पर एक चॉकलेटी कलर का उस पर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, होता ये है कि उसको चढ़ाने से ये चिकना हो जाएगा, चिकना, इसकी सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि अगर ये इंसुलेटर पंचर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में जब ये चटक जाएगा तो ऊपर का जो कलर है वो अंदर के कलर, अंदर वाला सफ़ेद होता है, तो वह आसानी से इंसुलेटर दिख जाता है कि ये खराब हो चुका है, ठीक है, आसानी से ये दिख जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आर्द्रता यानी बारिश और इसके मौसम में जो भी पानी वगैरह पड़ता है तो यह कंडक्टर, यह इंसुलेटर, यह जो है ये सेफ होता है। क्या होता है, इस पर पानी, ये पानी पड़ने से क्या करता है, रोकता है ये, ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे नीचे की तरफ होता है, यह पानी पड़ने से रोकता है, ताकि यहाँ से जो कंडक्टर है इससे कोई करंट, इस जो बोल्ट लगे होते हैं उससे उसके आर्म यानी भुजा में न आ जाए। तो ये किसका उपयोग किया जाता है, कि वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिसेबल कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इन द रेनी सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का एसी प्रसारण, एसी ट्रांसमिशन सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, थ्री फेज थ्री वायर। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में आपका
जो ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है वह डेल्टा टू डेल्टा उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब डेल्टा में क्या होता है कि यहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता है, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। किसमें होता है? तो स्टार कनेक्शन में आपका क्या होता है? न्यूट्रल। और हमको ट्रांसमिशन में, संचरण लाइन में न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूट्रल की आवश्यकता कहाँ होती है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वितरण सिस्टम में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। डेल्टा यानी इनपुट हो जाता है, जिधर मान लीजिए कि हमको 11 के भी जोड़ना है, प्राइमरी यानी ये पर 3 बूसिंग आपको दिखेगा ट्रांसफार्मर में, और जिस साइड हमको आउटपुट लेना रहता है वहां पर आपको 4 बूसिंग दिखता है। ठीक है, तो यह स्टार में कनेक्टेड होता है, जिसमें RYB और एक जो चौथा होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? साइकिल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। कौन से इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो साइकिल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? तो वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है एसी पावर ट्रांसमिशन में। क्यों? क्योंकि देखिए, जहां पर आप बिजली जनरेट किया जाता है वहां पर सबसे, यहाँ पर 11 केवी जनरेशन वोल्टेज इंडिया की क्या है? 11 केवी। आपका 33 केवी पर भी होता है। मान लीजिए हमने 11 केवी सप्लाई दिया, यहाँ पर एक स्टेप अप, सबसे बड़े रेटिंग का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इस 11 केवी को मान लीजिए यह आपके 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक और अब स्टेप अप यहीं पर ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या उपयोग करेंगे? स्टेप डाउन, यह इसको कन्वर्ट कर देगा 220 में। फिर यहाँ पर स्टेप डाउन कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ऐसे करते करते इस वोल्टेज को हम लोग 132, उसके बाद 66, उसके बाद 33 केवी में करते हैं। उसके बाद आपका 11 होगा। 11 केवी होने के बाद आप लोग गांव या घर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग 11 केवी के बाद ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज 440 वोल्ट या 415 वोल्ट हम सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते तो यहाँ से 11 केवी को भी स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण 11 केवी दूर तक स्थानांतरित करने में चालक के कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, और 11 केवी वोल्टेज स्थानांतरित नहीं होगा, उसका कुछ न कुछ लॉसेस हो जाएगा, जिसके कारण वोल्टेज का मान घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? स्पार्किंग से बचने के लिए, क्योंकि अगर कनेक्शन लूज है तो क्या होगा? वहां पर स्पार्क होगा। तो स्पार्किंग से बचने के लिए इंसुलेटर को और पिन, मतलब उस क्या किया जाता है? उसको टाइट रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरहेड लाइन पर प्रयुक्त कंडक्टर क्या है? ACSR। ठीक है, ACSR कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का उपयोग किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन हो या ओवरहेड, इसमें उपयोग किया जाता है। यहां पर एचटी ओवरहेड लाइन में सिरोपरी पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? HT, हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों में डेड यानी इंडिंग सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? आपके डिस्क इंसुलेटर का। किसका उपयोग किया जाता है? तो डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। कुछ इस टाइप में होते हैं और यहाँ पर आपके कंडक्टर जोड़े जाते हैं। ठीक है, डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ACSR का अर्थ क्या है?
ACSR का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ACSR का एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के परमाणु मतलब तांबे के परमाणु में तीसरा कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षक में, तीसरे कक्षक यानी जो आपके कक्षक होते हैं के, एल, एम, एन, तो आपको बताना है कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए बताइए, कमेंट करके बताइए कि तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जानते हैं, आप वाउ के नियमानुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2, 3d10 ऐसे किया जाता है। अब इतना हिंट दे दिए हैं, आप बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, इसका परमाणु क्रमांक होता है कापर का परमाणु क्रमांक होता है 29। कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29, ठीक है, कापर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो 29 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके वाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18, क्योंकि जब 29 का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18, बाकी जो बचेंगे यहाँ पर 2, 6, 10, 18 हो जाएगा। फिर आके जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं, और ये कापर अपवाद भी है, लेकिन यहाँ पर तीसरे कक्षक में आपके कितने होंगे? 18। ये आपका होता है, ये 2, 8, 2n² होता है, फार्मूला होता है 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो अर्धचालक पदार्थ कौन सा है यहाँ पर? जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो आपका सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है वो जर्मेनियम होता है। आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम ये सब आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं। यहाँ पर यूरेका, यूरेका का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यूरेका का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसका स्टार्टर वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे डीसी मोटर का स्टार्टर बनाने में जो रेजिस्टेंस उपयोग किया जाता है, यूरेका का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम करंट अगर ज़्यादा ड्रॉ करता है मोटर, तो ये रेजिस्टेंस उस करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एबोनाइट क्या होता है? तो एबोनाइट आमतौर पर समझ ले कि एक कठोर रबर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये लंबे समय तक एक रबर की तरह वल्केनाइड करके ये प्राप्त किया जाता है, और ये 25% और लेकर के लगभग 80% सल्फर और अलसी तेल टाइप का ये मतलब हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीन हो गया आपका, मैग्नीन ये मिश्र धातु है, मैग्नीन मिश्र धातु है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा खपत की यूनिट क्या होगी? तो यहाँ पर फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट क्या होता है? वाट इंटू आवर इंटू डे अपान में 1000। वाट कितना है? 500 गुणे घंटा कितना है? 5 घंटा। दिन कितना होगा? एक, क्योंकि अगर 24 घंटा से ज़्यादा या कोई दिन वगैरह दिया नहीं तो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पर 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 में 5 का गुणा हो जाएगा 25 बटे में 10, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 2.5 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 2.5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? 100 वाट, पी का मान कितना दिया है? 100 वाट, वोल्टेज का मान दिया है 250 वोल्ट, वोल्टेज का मान कितना दिया है? 250 वोल्ट। रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध यानी आर का मान, आर का मान ज्ञात करना है,
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन R। तो यहाँ से P इक्वल टू R का मान निकालना है, यहाँ से R को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो V स्क्वायर अपन हो जाएगा P। V का मान रखेंगे 250 का स्क्वायर अपान में P, तो यहाँ पर हो जाएगा 250 गुणे 250 और P का मान कितना है यहाँ पर 100, ये कट जाएगा तो आपका 25 में 25 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 625। इस कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी 625 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टतापात के योग के बराबर होता है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा नियम है जो बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टतापात के योग के बराबर होता है। देखिए यहां पर क्या होता है कि यह किरचॉफ का नियम है। अब किरचॉफ में किरचॉफ के नियम है, और किरचॉफ के नियम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल जो होता है वह आपके किरचॉफ करंट लॉ धारा संबंधित ये नियम होता है, और केवीएल जो होता है वह वोल्टेज संबंधित नियम के लिए होता है। केवीएल जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और केसीएल के लिए क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, और किसी बंद लूप में सभी धारा और या हम ये कह सकते हैं कि सभी विभवों का योग कितना होता है, बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। केवीएल के लिए I इंटू आर मतलब वही वोल्टेज ड्रॉप V बराबर IR होता है, तो सिग्मा IR बराबर क्या होता है, 0। तो यह बंद परिपथ के लिए जो नियम लिखा गया है ये आपका किरचॉफ का पहला नियम ये केसीएल होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम केवीएल होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही होगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। ओम का नियम, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है, V प्रोपोर्शनल I। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर समांतर परिपथ जिसमें वोल्टेज समान होगा और करंट का मान क्या होगा, असमान, अलग अलग। इसमें माने I1 करंट है, इसमें I2 करंट है और इसमें I3 करंट है। ये प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1, R2 और R3। ठीक है, ये कह रहा है ना कि एक शाखा खुली होने पर, मान लीजिए कि यहाँ से एक वायर को हमने काट दिया, ठीक है, एक वायर को काट दिया, क्या होगा, जब इसको काट देंगे तो बाकी जो करंट हो गए ये इसमें जाएंगे I2 और I3 में, बाकी ये I1 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं होगी, क्या होगा, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। और समांतर में जुड़े प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/RT बराबर 1/R1 अपान में 1/R2 अपान में 1/3। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, तो परिपथ में फ्यूज, क्या उपयोग है, परिपथ में फ्यूज। देखिए श्रेणी परिपथ में क्या होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें हम लोग फ्यूज को हमेशा सीरीज क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज यानी बिगला किस में लगाते हैं, इसको सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सीरीज क्रम में हमेशा फेज में लगाया जाता है। न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाया जाता, न्यूट्रल में अगर लगा देंगे फ्यूज तो किसी कारणवश अगर कोई काम करना है तो फ्यूज क्यों अगर निकाल देंगे तो न्यूट्रल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरे सर्किट में आपके फेज क्या होंगे, बने रहेंगे। इसलिए हमेशा फेज वायर में ही सीरीज सर्किट फेज में के श्रेणी क्रम में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का संयोजन समांतर क्रम में होता है, वोल्टमीटर का संयोजन समांतर क्रम में होता है। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध आइडियल रूप से अनंत होता है और प्रैक्टिकली रूप से अधिकतम से अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। घरों में विद्युत लैंप ये आपका भी समांतर में ही जुड़ा होता है।
अमीटर में शंट प्रतिरोध, अमीटर में जो शंट प्रतिरोध जोड़े जाते हैं वो समांतर में ही उपयोग किए जाते हैं। दूसरा चीज, लेकिन अमीटर को सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर शंट प्रतिरोध लिख दिया है समांतर में, क्योंकि यहाँ पर एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियल रूप से 0 और प्रैक्टिकली रूप से कम होना चाहिए। तो समांतर में जुड़े परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कम से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? यहाँ पर फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर यह एरिया, यहाँ पर एरिया प्रतिरोध की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसको दोगुना आप परिवर्तन करते हैं, दोगुना क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना कम हो जाएगा। तो दोगुना क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोगुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट डिपेंड रजिस्टर, लाइट डिपेंड रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? देखिए, यह होता है आपका एलडीआर, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एलडीआर, और फुल फॉर्म होता है इसका लाइट डिपेंड रजिस्टर। लाइट डिपेंड रजिस्टर सिंबल इसका होता है, लाइट डिपेंड रजिस्टर का ये सिंबल है, प्रतीक है। और यहाँ पर प्रकाश आपतित के लिए जैसे इस पर कोई प्रकाश आपतित होता है, चमक आपतित होता है, तो यह एक्टिव रीजन में यानी इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम हो जाता है। और प्रतिरोध तीव्रता क्या होती है? बढ़ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी परिपथ में पावर की गणना के लिए सूत्र क्या है? तो डीसी परिपथ में पावर की गणना के लिए P बराबर W/T भी होता है, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I²R, P इक्वल टू V²/R भी होता है। ये आपका कार्य और समय के संबंध में है, वोल्टेज और करंट के संबंध में है, करंट और रेजिस्टेंस के संबंध में है, और वोल्टेज या प्रतिरोध के संबंध में है। तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू समय, ये तो गलत होगा, ये भी नहीं होगा। धारा वोल्टेज, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? धारा वोल्टेज यानी I गुणे V, यहाँ पर ये मैच करेगा। ये कौन सा होगा? ये धारा गुणे V। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है? एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है? अब आप बताइए कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई बैटरी एक जोड़ा गया हो और यह खुला परिपथ हो, ठीक है, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होगा नहीं, धारा प्रवाहित यानी कितना होगा? 0। इसका मतलब कि प्रतिरोध को हम इतना बढ़ा दें, तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध बढ़ाने से करंट का मान कम होता है, तो प्रतिरोध को इतना बढ़ा दीजिए कि प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा, तो करंट का मान घटते घटते क्या हो जाएगा? 0। यानी 0 होने पर प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? अनंत। प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? अनंत। अब उससे एक तो आपका ये समझने का तरीका, दूसरा आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या होता है? V/I। जब करंट खुला परिपथ में 0 होगा तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या रखेंगे? I का मान 0। अब किसी भी संख्या में, ये आपका संख्या नहीं है, लेकिन अगर किसी में भी आप 0 से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है? अनंत। क्या आएगा? अनंत आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू रो इंटू L/A प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई क्या होता है? तो समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए
और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको डाउट है या आपको जो क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, यानी सी आपको बताना है क्या होगा। वोल्टेज दिया है V इक्वल टू 35, 0.5 कूलाम, किसका मान दिया, Q का, कितना हो जाएगा 0.5। फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी, वी का सी का मान निकालना है तो V को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा Q अपान में V इक्वल टू सी, सी इक्वल टू Q का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज। यहाँ पर विभव का मान कितना दिया है, विभव यहाँ पर दिया है आपका ये कितना हो जाएगा, V को पक्षांतर करेंगे यह हो जाएगा 35। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0.1 अपान में 7 आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.014 आएगा, ठीक है 0.014 यानी ये होगा आपका। और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पोलों की संख्या अधिक करने से, पोलों की संख्या अधिक करने से, पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होगी, पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होगी, सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए तुल्यकालिक मोटर की गति जो होती है NS इक्वल टू 120 F बाई क्या होता है P। तो यदि आप पोलों की संख्या को बढ़ाएंगे, यहाँ पर यही दिया है कि पोलों की संख्या, P क्या होता है, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, तो पोल की संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ से NS इक्वल टू NS प्रोपोर्शनल 1/P, P के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो पोल की संख्या अधिक करेंगे, P की संख्या बढ़ाएंगे तो NS की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 500 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की गति 600 आरपीएम है, 600 आरपीएम है, इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर F क्या है 50 हर्ट्ज, 600 ये आपका स्पीड है, क्या है 600 ये आपका स्पीड है। यहाँ पर मोटर में पोल की संख्या यानी P का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर NS इक्वल टू 120 F बाई क्या हो जाएगा P, NS का मान कितना है 600, यहाँ पर हो जाएगा 120 गुणे F का मान कितना है 50 और अपान में क्या हो जाएगा P, P को इधर पक्षांतर करेंगे P गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 00 और अपान में ये हो जाएगा 600, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। पोल की संख्या कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, पोल की संख्या कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग AC प्रकार की विद्युत धारा को DC प्रकार की विद्युत धारा में बदलने हेतु किया जाता है, रेक्टिफायर। क्या होता है, रेक्टिफायर का उपयोग AC से DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और रेक्टिफायर कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर और तीसरा होता है फुल वेव ब्रिज, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का उपयोग किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का उपयोग किया जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फुल वेव में सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और ब्रिज में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा रेक्टिफायर। MG सेट क्या होता है, यह मोटर जनरेटर सेट होता है जो यांत्रिक रूप से इसके शाफ्ट को कपुल्ड किया जाता है, ये मोटर जनरेटर सेट होता है। ये आपका DC जनरेटर और यह क्या होता है बैटरी,
डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिणामित्र प्रकार कौन सा है जिसकी वाइंडिंग चारों ओर से घिरी होती है? सेल टाइप। ठीक है, सेल टाइप जो होता है वह चारों तरफ से जो उसकी वाइंडिंग होती है वो घिरी होती है। देखिए सेल टाइप में क्या होता है कि सेल टाइप में यहाँ पर इसकी वाइंडिंग घिरी होती है। ठीक है, इसको फ्लक्स के लिए दो रास्ते होते हैं। फ्लक्स के लिए कितने रास्ते होते हैं? दो। और कोर टाइप में क्या होता है? कोर टाइप में फ्लक्स के लिए जो मार्ग होता है वो एक होता है। फ्लक्स के लिए जो मार्ग होता है वह एक होता है, और फ्लक्स यहाँ से आपका प्रवाहित इसे लिंक करता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये आपका कोर टाइप हो गया, सेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, और इसकी दक्षता कितनी होती है? 98%। लगभग कितना होता है? 98%। सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर टाइप की तुलना में बेहतर होते हैं, लेकिन सेल टाइप को बनाने में खर्च और टाइमिंग ज़्यादा लगता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हुआ? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। हमारे यहाँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं हम लोगों के यहाँ। विदेशों में सेल टाइप ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि एक 3 कला प्रत्यावर्तक से प्राप्त फेजों के मध्य, 3 कला प्रत्यावर्तक से मतलब 3 फेज अल्टरनेटर से प्राप्त फेजों के मध्य कितना वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल डिग्री, कितना कोण बनाया जाता है? तो वह आपके स्टार में कनेक्ट होते हैं, और स्टार में आपके 120 डिग्री का कोण अंतरित होता है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। सुनिए, यहाँ पर क्या होता है कि अल्टरनेटर के जो पोल होते हैं, अल्टरनेटर के पोल में यहाँ पर आपकी वाइंडिंग की होती है। ये आपका हो गया पोल, और ये आपका एक स्टेटर के अंदर ये मान लीजिए कि रखा होता है, इसमें आपके वाइंडिंग किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको एक्साइटेड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, पोल को जनरेट कराने के लिए इसको डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी सप्लाई दी जाती है तो वह पोल जनरेट होता है, और वह मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, और उसके बाद ये चलना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही आपका सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, डीसी शंट जनरेटर डीसी ही देगा, कंपाउंड जनरेटर वो डीसी के लिए होता है, रेक्टिफायर एसी से डीसी में कन्वर्ट डीसी के लिए होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होगी? देखिए, स्लिप का फार्मूला होता है एनएस, एस बराबर एनएस माइनस एनआर अपान में क्या होता है? एनएस। अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से हम लोग क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। होता क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन एनआर, ये एस एनएस जो है ये आपका तुल्यकालिक गति यानी ये सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड है। और एनआर क्या होता है? यह रोटर की स्पीड होती है, रोटर की स्पीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एनएस के लिए ये एनएस हो जाएगा, और एनआर यानी रोटर की स्पीड ये क्या करे कि सिंक्रोनस स्पीड पर हो जाए। तो एनआर यानी एनआर का मान किसके बराबर हो जाएगा? एनएस के बराबर। जबकि ऐसा नहीं होता है, हमेशा एनएस एनआर से, हमेशा जो एनएस होगा वो एनआर से क्या होगा? ज्यादा, एनआर से ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर कह दिया है तो क्या हो जाएगा? एनएस बटा में एनएस, एनएस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर स्लिप का मान कितना हो जाएगा? 0। स्लिप का मान कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है आपके पावर सिस्टम आपके पावर प्लांट के जो क्वेश्चन है, मोटर के भी क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी आप लास्ट तक बने रहेंगे तो इसमें कुछ आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में हर जगह आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकल कला मोटर सिंगल फेज मोटर की किस वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग का। किस वाइंडिंग का प्रतिरोध? स्टार्टिंग वाइंडिंग का। क्यों? देखिए, आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। इसकी वाइंडिंग जो होती है, प्रतिरोध हमको क्या करना है? ज्यादा। प्रतिरोध क्या करना है? अधिक। तो यहां पर इसकी मोटाई कम कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लंबाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? और ज्यादा। यानी पतले वायर का और ज्यादा टर्नों का ये बना होता है। ज्यादा टर्न का करेंगे, लंबाई क्या होगा? कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी, और इसी से आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है, जो मोटर के 75% स्पीड प्राप्त कर लेने पर वह ओपन हो जाता है। अपने आप क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पर, वाट मीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वाट मीटर को सर्किट के किस क्रम में जोड़ा जाता है? ध्यान से सुनिए, या आप इस जानते हैं आप कमेंट कीजिए। आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। वाट मीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जल्दी आप बताइए, कमेंट कीजिए, किस क्रम में जोड़ा जाता है? सुनिए, देखिए यहाँ पर वाट मीटर में आपके 2 कॉइल होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है करंट कॉइल, और एक होता है आपका प्रेशर कॉइल। इसको हम लोग शॉर्टकट पीसी लिखते हैं, और ये होता है आपका प्रेशर कॉइल, ठीक है। प्रेशर कॉइल, और ये होता है आपका करंट कॉइल। करंट कॉइल जो है ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। करंट कॉइल किस में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। और पोटेंशियल कॉइल जो होता है ये आपका जुड़ा होता है समांतर क्रम में। इसमें जुड़ा होता है समांतर क्रम में। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है, और पोटेंशियल कॉइल यानी ये पोटेंशियल कॉइल भी होता है। पोटेंशियल को, अब विभव को, वोल्टेज को जानते ही है कि जो वोल्टमीटर होता है उसको समांतर में जोड़ा जाता है, उसी आधार पर इसको याद रख सकते हैं। और एमीटर यानी करंट जो मापता है एमीटर, उसको सीरीज में जोड़ा जाता है, तो उसके आधार पर याद रखिएगा। यह आपका पोटेंशियल, ये क्या होता है आपका? श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। वाटमीटर को किसमें जोड़ा जाएगा? श्रेणी और समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि 4 ओम के 3 प्रतिरोध, 4 ओम के 3 प्रतिरोध कुछ कारणवश क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, प्लीज वेट कीजिए। 4 ओम के 3 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 4 ओम है, 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। कितने ओम के? ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिन्हें 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? यह 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। कह रहे कि सप्लाई को जोड़ने पर धारा का मान कितना होगा? तो ये सीरीज में जुड़ा है, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस का मान यहां पर कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4, ये कितना हो जाएगा? 12 ओम। और वोल्टेज कितना है? 200। करंट आई इक्वल टू क्या होता है? V अपान में R। V इक्वल टू R, ये हो जाएगा आपका 200 अपान में कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 12, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 100 अपान में 6, यानी आपका मान कितना हो जाएगा? इसको कटा देंगे तो 16.66 लगभग इसका मान आएगा। तो यहाँ पर निकटतम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.7 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इसके बाद क्या हो गया? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा के मध्य फेज कोण होता है। वोल्टेज और धारा के मध्य फेज कोण होता है। देखिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा के मध्य कोण क्या होता है? 0 डिग्री का। फेज एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। और पावर फैक्टर कितना होता है? cos φ
और cos फाई का मान रखेंगे जब 0 तो मान कितना होता है 1। पावर फैक्टर यूनिटी और फेज एंगल कितना हो जाएगा 0। फाई का मान कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट दिया है कि सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल की इकाई का नाम क्या है। सीजीएस में आपका होता है गिलबर्ट। क्या होता है गिलबर्ट। गिलबर्ट ये चुंबकीय प्रेरक बल की इकाई है सीजीएस में। सीजीएस क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस में गिलबर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध व चालकता में संबंध क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध व चालकता में संबंध क्या है। तो देखिए चालक का प्रतिरोध आर, चालकता को व्यक्त करते हैं कैपिटल जी से। संबंध होता है किसका व्युत्क्रमानुपाती है, जी प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या होता है आर। यह रेजिस्टेंस धारा प्रवाह का विरोध करता है और कंडक्टेंस यानी चालकता धारा प्रवाह में मदद करता है। इसका मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है ओम और इसका मात्रक क्या होता है महो। ठीक है, इसका ये सिंबल होता है और ये इसके ठीक उल्टा। तो यहां पर कौन सा होगा व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर डेल्टा संयोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डेल्टा संयोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहां नहीं किया जाता है, चारों ऑप्शन को रीड करते देखिए पढ़िए। वितरण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, वितरण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, यहां पर क्या दिया नहीं किया जाता है। दूसरा दिया कि उच्च धारा वाली मोटरों की रनिंग धारा में, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वितरण वितरण प्रणाली ट्रांसफार्मर की द्वितीय कॉइलों में, देखिए डेल्टा संयोजन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमको प्राइमरी आपको क्या होना चाहिए डेल्टा और सेकेंडरी क्या होना चाहिए स्टार में। तो यहाँ पर डेल्टा संयोजन इसका मतलब प्राइमरी में होना चाहिए, इसलिए सेकेंडरी में स्टार होना चाहिए क्योंकि हमको वहां न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में द्वितीय कॉइलों में डेल्टा का संयोजन नहीं होता है क्योंकि वहां पर हमको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है और डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूट्रल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है आपके आखिरी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं और इसमें पता नहीं क्या हो गया, ये क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है। तब तक मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर चलिए इसके लास्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद हम लोग लास्ट में कुछ बात करेंगे। देखिए स्टार संयोजित 415 वोल्ट और लाइन वोल्टेज में फेज वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका स्टार, ये क्या है लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज मतलब ये VL का मान दिया है 415 वोल्ट। अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो होता है, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको फेज वोल्टेज VP का मान ज्ञात करना है। तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 गुना होता है किसका VP का। ठीक है, और करंट में क्या होता है ये आपका होता है स्टार कनेक्शन के लिए, ये किस में होता है स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में। और वहां पर क्या होता है डेल्टा में लाइन करंट √3 गुना होता है फेज करंट का। VL का मान कितना है 415 √3 गुणे VP, √3 को पक्षांतर करेंगे 415/√3 बराबर VP, यानी 415 अपान में 1.732 बटा में सॉरी इक्वल टू V। जब 415 में 1.732 से भाग देंगे तो आपका 239.6 वोल्ट आएगा, जो यह आपका VP यानी फेज वोल्टेज होगा। क्या होगा फेज वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है। मतलब हेक्साडेसिमल में जो संख्या प्रणाली का आधार होता है वो क्या होता है, बेस क्या लिखा जाता है तो 16 होता है। क्या होता है 16। देखिए बाइनरी में, बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होते हैं जिसमें आपका आधार कितना होता है 2। ऑक्टल में होता है 8, किसमें ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं 8।
डेसिमल में कितना होता है 10, कितना होता है डेसिमल में, डेसिमल नंबर में कितना होता है 10, और हेक्सा में, हेक्सा, हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा डेसिमल में आपका होता है 16, हेक्सा डेसिमल में क्या होता है 16, ठीक है। तो यहां पर हेक्सा के लिए क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गेट सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। देखिए यहां पर गेट आपका मुख्यतः होता है 3 प्रकार का। पहला गेट होता है आपका और गेट, दूसरा होता है, ये आप लिख देते हैं और गेट, दूसरा होता है आपका एंड गेट, दूसरा क्या होता है एंड गेट, दूसरा आपका होता है एंड गेट, और तीसरा होता है आपका नॉट गेट, तीसरा होता है नॉट गेट, तीसरा होता है नॉट गेट और गेट। अब ये आपका गेट हो गया 3 प्रकार का। सार्वत्रिक गेट जो होते हैं, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं तो देखिए, जब और गेट और नॉट गेट को मिलाएंगे तो आपका बनता है नॉर, और एंड को और नॉट को मिलाएंगे तो बनता है नैंड, ठीक है। यानी नॉर और नैंड गेट, नॉर और नैंड गेट आपका ये 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो हम केवल इस गेट टॉपिक पर पूरे गेट से संबंधित आपको क्वेश्चन एक वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। और गेट का सिंबल बूलियन व्यंजक, एंड गेट का सिंबल बूलियन व्यंजक, सर्किट, नॉट गेट, जो भी होगा ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी, यहां पर यह है कि ए प्लस बी किसका बुलियन व्यंजक होता है, तो ए प्लस बी बुलियन व्यंजक होता है आपका और गेट का। किसका होता है और गेट का। देखिए और गेट का सिंबल होता है आपका ये आपका और गेट का सिंबल है, ठीक है। 2 इनपुट होते हैं इसमें, आउटपुट होता है 1, और यह इसका योग ये प्लस प्राप्त होता है, ए प्लस बी, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया, ये और गेट है, ठीक है। नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, नॉर गेट क्या होगा, देखिए यही बना देते हैं, बस यहाँ पर अगर बबल लगा देंगे तो ये नॉर गेट हो जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या आ जाएगा बार, जब नॉर गेट के लिए होगा तब बुलियन व्यंजक। नैंड गेट के लिए क्या होता है, तो आप पहले एंड गेट बनाइए, ये हो जाएगा आपका एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है 2 इनपुट, ये आपका हो गया आउटपुट, और यहाँ पर जो बुलियन व्यंजक होगा वो ए डॉट बी प्राप्त होता है। और नैंड बनाना है तो यहाँ पर नॉट गेट संयोजन यानी बबल लगा देंगे, गोला बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बार, ये हो जाएगा आपका नैंड गेट। तो इसके लिए ए प्लस बी किस में प्राप्त होता है, तो और गेट में प्राप्त होता है। और गेट में क्या प्राप्त होता है, ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 49। अब लास्ट में आपके एक क्वेश्चन और बाकी है, केवल टोटल 50 क्वेश्चन दिया है कि 10, यहाँ पर ये आपका 101011 दिया, नीचे बेस में लिखा है 2, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, ठीक है। कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ये शो करता तब आगे कुछ बात बनती, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि 10100000 101011, ये 2 यानी बाइनरी को प्रदर्शित करता है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आप इसको लिख लीजिए। बाइनरी में क्या होता है ना कि 2 डिजिट होते हैं, 0,1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 क्या है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 1, ठीक है, गलत तो नहीं है। यहाँ पर 1 0 यानी 10 10 11, 10 10 11, देखिए कैसे होता है। आप इसके ऊपर ना एक क्रम से काउंट कर लीजिए दाहिने साइड से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। बाइनरी नंबर में कितना होता है 2 जीरो। देखिए क्या करना है आपको, कैसे लिखना है, 1 गुणे 2 का पावर, ये क्या माने 5 नंबर पे है ना 5, प्लस 0 गुणे 2 का पावर 4, 2 क्यों लिख रहे हैं, बाइनरी नंबर, डेसिमल में चेंज करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 0 गुणे 2 का पावर कितना हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर 1 है, 1 गुणे 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 गुणे 2 का पावर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर
ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इसका, और इसका काम खत्म। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का पावर n, प्लस किसी भी संख्या का घात 0 है तो कितना हो जाएगा 1। ये हो जाएगा कितना आपका 32, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 40। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? यहाँ पर 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 40, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40 और 40 3 कितना हो जाएगा 43 यानी 43। ये आपका हो जाएगा किसमें, यहाँ पर लिखेंगे 43, ये किसमें हो गया डेसिमल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। और सिस्टम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो गया है, क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तब तक हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप जो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस सिटी से हैं, ताकि हमको पता चले कि यह वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, और जिस वीडियो में आपको कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, चलिए ठीक है, आज तक बस लास्ट क्वेश्चन बाकी था, सॉल्व हो गया होता, लेकिन यहाँ पर कुछ कारणवश क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए आ गया, दिया कि फुल वेव रेक्टिफायर में कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर में कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग, अब ये आप क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले कुछ टॉपिक पर लेकर के, और आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और एक बात ख्याल कीजिए कि आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि जितने लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।